लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। और मेरा पहला वीडियो मतलब पिछले 5 अध्यायों का बुक रीडिंग हो चुका है। आपको देखना है तो मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ से देख लीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा मनोबल और बढ़े। चलिए अब बुक रीडिंग करते हैं। अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, इतना जूम ठीक है। चलिए, आप बड़े प्राणी पादप तथा जंतु प्राणी दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। इस अध्याय में हम कुछ पौधे में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधे की भीतरी संरचना के अध्ययन को शरीर कहते हैं। पौधे में कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिक द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। वही ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। पौधे ऊतक को 2 प्रमुख वर्ग विभाज्योतिकी या इंग्लिश में मेरिस्टेम तथा स्थायी ऊतक होते हैं। इनके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा न होना है। अब है मेरिस्टेम में ऊतक, वही विभाज्योतिकी ऊतक। पौधे में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो मतलब विभाजित। पौधे में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल चित्र बाद में देखेंगे कि चोटी पर तथा तने के शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर स्थित होते हैं। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं परों शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती है। इन्हें कक्षीय कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती है। इन कलियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं। जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ये घास में होता है और शाकाहारी द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम हैं, क्योंकि ये पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा परों के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं, विशेषतः रूप से ये काष्ठीय कक्ष बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं।
उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वीय मेरिस्टेम कहते हैं। ये सिलिंडराकार मेरिस्टेम होते हैं। पुलीय कैम्बियम, अंतरापुलीय कैम्बियम तथा कॉर्ड कैम्बियम पार्श्वीय कैम्बियम के उदाहरण हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई कोशिकाएं बनती है जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती है और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ऐसी कोशिकाओं को अस्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं स्थायी ऊतक बनाती है। पौधे की प्रारंभिक काय बनाने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक तथा संवहन ऊतक बनते हैं। अब आते हैं चित्र देखते हैं। चित्र है 6.1 शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल और परोह का। पहला है मूल का, या पहले नीचे है मूल गोप, फिर उसके बाद है मूल गोप का प्रारंभ होता है, फिर यहाँ मूल शीर्ष मेरिस्टेम है और फिर ये दोनों वॉलपुट एवं केंद्रीय सिलेंडर का प्रारंभ है, फिर ये वाला प्रोटोडर्म है, फिर ये वाला वॉलपुट, फिर केंद्रीय सिलेंडर है। ये विभेदी वाहिका ऊतक है, ये कक्षीय कली है, ये परोह शीर्ष या मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र है, ये पत्ती आद्यक है। अब अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती। अस्थायी ऊतक जिनसे कोशिकाओं की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। अब वही सरल ऊतक के बारे में है। सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। पौधे विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा या ड्रिड ऊतक। चित्र 6.2 में सब दिया हुआ है, देख लेते हैं। यही है चित्र 6.1। पहला पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नीचे वाला ये स्क्लेरेन्काइमा है, इसमें गुहिका है, मोटी कोशिका भित्ति है, गर्त है, गुहिका है और मोटी कोशिका भित्ति स्क्लेरिड है। वही स्क्लेरिड का उदाहरण है। फिर ये वाला कोलेन्काइमा है, मोटे लिखा प्रोटोप्लाज्म, राजधानी है, कोशिका भित्ति है। फिर आंतराकोशिकीय स्थान स्क्लेरेन्काइमा में, वही पैरेन्काइमा में आंतराकोशिकीय स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेन्काइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासीय आइसोडायमेट्रिक होती है। उनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। उनकी भित्ति पतली होती है और वे सेलुलोज की बनी होती है। ये काफ़ी सटी हो सकती है अथवा उनके बीच थोड़ा अंतरकोशिकीय स्थान हो सकता है। पैरेन्काइमा बहुत से कार्य जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्राव संपन्न करते हैं। कोलेन्काइमा प्रायः द्विबीजपत्री पौधे की बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं। इनकी कोशिकाएं की भित्ति पतली होती है लेकिन इनके कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन जमा होती है, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। कोलेन्काइमा की कोशिकाएं का आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकर्मी भी कर सकते हैं। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। ये पौधे के वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव,
तनाव तथा पत्ती का वृत्त को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। स्क्लेरेन्काइमा में लंबी सक्रिय कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निन होती है। इसकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं। अधिकांशतः ये मृत होते हैं और उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। आकार, रचना, उद्भव तथा विकास में विभिन्नता होने के आधार पर स्क्लेरेन्काइमा तंतुमयी अथवा स्क्लीड हो सकते हैं। तंतु मोटी भित्ति वाले, लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाएं के होते हैं। ये प्रायः पौधे के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। स्क्लीड का आकार गोलाकार, अंडाकार, सिलेंडराकार होता है। ये बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत से संकरी होती है। ये प्रायः गिरीदार फलों की फल भित्ति की कोशिकाएं, फलों जैसे अमरूद, नाशपाती तथा चीकू के गुदे तथा लेग्यूम के बीज आवरण तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा पौधे को यांत्रिक सहारा भी देते हैं। जटिल ऊतक जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। यह पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। ये 4 तत्वों वाहिनिकी या ट्रैकिड वाहिका जाइलम तंतु जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना है। वाहिनिकी लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका है। इसकी कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिग्निन होती है और गुहिका शुंडाकार होती है। यह मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। इसकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति विभिन्न होती है। पुष्टि पादपों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव हैं। अब है वाहिका लंबी सिलेंडराकार नली है। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है, जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक की भित्ति लिग्निन होती है और उसमें बड़े केंद्र गुहिका होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। ये पटीय तथा अपटीय हो सकती है। जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती है तथा इनकी भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। इनमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहना है। भोजन का त्रिज्य संवहन पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा होता है। प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार के होते हैं, अधिदारु प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं तथा बाद में बनने वाले को मेटाजाइलम कहते हैं। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं। इस प्रकार जाइलम को मध्य अधिदारु कहते हैं। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम केंद्र या पीठ की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को बाह्य अधिदारु कहते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिया हुआ है। जाइलम फ्लोएम ऊतक का है जाइलम, दूसरा फ्लोएम ऊतक। ये जाइलम है, ट्रैकिड है, वाहिका है, इसका चित्र है। और यह फ्लोएम चांदली छिद्र है, चांदली नलिका तत्व है। फ्लोएम पैरेन्काइमा है, सहचर कोशिका है। चलिए आगे। फ्लोएम प्रायः भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में पहुंचाते हैं। एंजियोस्पर्म
में स्थित फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम तंतु होते हैं। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिन कोशिकाएं होती है। चालनी नलिका तत्व लंबे नलिका की तरह की संरचना लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। इनकी अंतःभित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है, जो चालनी प्लेट बनाती है। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसधानी होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। चालनी नली के कार्य को सहचर के केंद्र नियंत्रित करते हैं। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैरेन्काइमिक कोशिकाएं हैं। ये चालनी नली के तत्वों से सटी रहती है। चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती है। ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होते हैं। सहचर कोशिकाएं चालनी नली में दाब ग्रेडियंट या विभव को बनाए रखती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा में लंबी सुंडीय सिलेंडराकार कोशिकाएं होती है, जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और उसमें गर्त होते हैं। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ जैसे रेजिन, लैटेक्स तथा म्यूसिलेज संचित करता है। एक बीजपत्री पौधे में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते। फ्लोएम तंतु या बास्ट रेशा स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्रायः प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। ये काफ़ी लंबे, अशाखित तथा नुकीले होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। परिपक्वता पर इन तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है और वे मृत हो जाते हैं। पटासन, सन तथा भांग जैसे पदार्थों के फ्लोएम तंतु का बहुत आर्थिक महत्व है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नली होती है। ऐसे फ्लोएम को प्राक् फ्लोएम या प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चालनी नली होती है और उसे अनुफ्लोएम या मेटाफ्लोएम कहते हैं। अब है ऊतक तंत्र। अब हम विभिन्न प्रकार के ऊतक तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। अब हम देखें कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ये तंत्र है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र या संवहनी ऊतक तंत्र। मतलब हो गया 3: बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण या मौलिक ऊतक तंत्र, संवहनीय ऊतक तंत्र। 3 हो गए। अब है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधे के सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग, मूल रोम आते हैं। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती है और एक अखंड सतह बनाती है। बाह्य त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती है, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी रसधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती। रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर
होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती है, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती है। द्वार कोशिकाएं की बाहरी भित्ति वाली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती है, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों की विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं। अब बाह्य त्वचीय का वही है, रंध्रीय तंत्र, असीम के आकार वाली द्वार कोशिका सहित रंध्र और बाह्य डंबलाकार द्वार कोशिका सहित रंध्र। तो ये बाह्य त्वचीय, इसका भी ये बाह्य त्वचीय, और ये सहायक कोशिका, इसका ये सहायक कोशिका है, और इसका क्लोरोप्लास्ट ये है, इसमें नहीं है दिखाया गया है। इसमें द्वार कोशिका यही है, इसमें रंध्रीय तंत्र है, इसमें भी द्वार कोशिका ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य त्वचा में की कोशिकाएं पर अनेक रोम होते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं को एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होती है, जो जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती है। तनों पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम या ट्राइकोम्स कहलाते हैं। परोह तंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखी, तियाशाखी तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि रोकते हैं। बस अब कल पढ़ेंगे, मत कल क्या, आज ही मेरा वीडियो आ जाएगा पार्ट 2 इसका। चलिए बाय, अभी के लिए इतना ही।